शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और इस पर आने वाली सभी वीडियोस को जो भी आपके साथी हैं उन तक लाइक और शेयर पहुंचाइए ज़रूर। तो देखिए, अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, IUPAC नामकरण, उसके अंदर टॉपिक चल रहा था। इससे पहले की लगभग 3 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, जिसमें एल्कीन और उससे जो पहले की वीडियो थी उसमें एल्केन का नामकरण अपने कर चुके हैं। तो जी आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें फाइनल इसका जो एल्काइन का नामकरण होगा। हाँ जी, तो एल्काइन का जो अपने पास नामकरण है तो किस टाइप से आपको ध्यान रखनी चीज़ें। सबसे पहले जैसे एल्केन और एल्किन का किया था उसी के अकॉर्डिंग इसके अपने को रूल फॉलो करने होंगे, वैसे के वैसे रूल पर अपने को काम करना होगा। देखो, एल्काइन श्रेणी क्या होती है, जिसमें इसकी पहचान होती है कार्बन कार्बन में त्रिबंध पाया जाता है। पूरी सीरीज में कम से कम एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वो एल्काइन श्रेणी कहलाएगी। हाँ जी, तो इसके बाद देखिए इसका जो फर्स्ट रूल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी है जिसमें त्रिबंध उपस्थित हो, जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, त्रिबंध उपस्थित हो। एक ऐसी चेन लेनी है जिसके अंदर कम से कम एक दो ट्रिपल बॉन्ड जितने भी सीरीज के अंदर आ रहे हैं वो उस श्रृंखला के अंदर आ जाने चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैंने एक श्रृंखला ली, यहाँ CH, यहाँ त्रिबंध, यहाँ कार्बन के साथ यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ इसके बाद आ जाएगा अपने पास CH2 CH3। तो देखिए, सबसे पहले एक सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें बंध त्रिबंध लेना है। देखो, इधर से गणो तो 1 2 3 4 5, सीधी गणो तो भी 5 आ रहा है। तो ये श्रृंखला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये श्रृंखला का चयन करने के बाद ये त्रिबंध श्रृंखला से बाहर रह जाएगा। आपको त्रिबंध सीरीज के अंदर लेना है। तो ये अपने कार्बन श्रृंखला का जो चयन किया, त्रिबंध श्रृंखला के अंदर आया। अब इसको देखो, आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, कार्बन श्रृंखला को जो अंक दोगे, अंक किसके अनुसार देने हैं, त्रिबंध के अनुसार। अंक दोगे आप त्रिबंध के अनुसार, यानी त्रिबंध को कम नंबर मिलने चाहिए, उस साइड से आपने नंबर देने हैं। अगर आप काउंटिंग, आपको बंध गिनने हैं, कार्बन नहीं गिनने। जब आप कहीं भी एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कर रहे हो तो आपको हमेशा बंद काउंटिंग करने होते हैं, बॉन्ड गिनने होते हैं, आपको प्रतिस्थापी समूह नहीं देखना। तो देखो, इधर से पहले नंबर पे आ रहा है तो इसको कम नंबर देने के लिए यहाँ से सीरीज शुरू होगी, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सदैव कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद एल्कीन हो या एल्काइन हो, उस ओर से अंक दिए जाते हैं जिसमें त्रिबंध, यानी एल्काइन के अंदर त्रिबंध को कम नंबर मिले। प्रतिस्थापी समूह को ध्यान में नहीं लिखना, लेकिन जब आप नाम लिखोगे तो प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे 3 नंबर पे अपने पास क्या आ रहा है, इसमें ये C2H5 बोला जाता है, एथिल। इस प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है, एथिल है। इसके बाद आप बंध की पोजीशन लिखो, 1 नंबर पे त्रिबंध है, 1 आ गया। 1 के बाद 5 कार्बन के लिए जो पूर्व लगन लगता है वो पेंट होता है, और अगर कार्बन कार्बन में त्रिबंध हो, एल्काइन श्रेणी होती है, तो उसके लिए जो अनुलगन लगेगा वो आइन आता है। तो पेंट प्लस आइन क्या बन गया, पेंटाइन। तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, 3 एथिल 1 पेंटाइन। हाँ जी, तो इसके रूल दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसके अंदर कम से कम क्या उपस्थित हो, त्रिबंध उपस्थित हो। जितने भी त्रिबंध सीरीज के अंदर मिल रहे हैं वो सारे के सारे श्रृंखला के अंदर आपको मिलने चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, आपको कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद, उसके सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, उसको अंक देने हैं, नंबर देने हैं, और नंबर सदैव उस सोर्स से दिए जाते हैं जिस सोर्स से त्रिबंध को कम नंबर मिले। प्रतिस्थापी समूह आपको ध्यान में नहीं रखना। प्रतिस्थापी समूह का यूज़ कब होगा, जब आप इसका IUPAC नाम लिखोगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अंक देने के बाद अगला जो आपको स्टेप वाइज काम करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह की पोजीशन लिखनी है, 3 नंबर पे आ रहा है। प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा है, एथिल आ रहा है। बंध की पोजीशन लिखो, 1 नंबर पे आ रहा है, 1 पेंटाइन। अगर बंध 2 होते तो दोनों बंध की पोजीशन लिख के डाई लिख देते। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने एक और, मान लीजिए ये CH है, यहाँ त्रिबंध आ गया, यहाँ C आ गया, यहाँ Cl आ गया, यहाँ
Br आ गया और यहाँ अपने पास CH आ गया। हाँ जी, देखो ये एक श्रृंखला है। इसमें सबसे पहले आपको श्रृंखला का चयन करना है, कार्बन वाली। सबसे आपको स्टेप वाइज काम करना, ध्यान रखना। कोई भी काम आप एक साथ करोगे इस IUPAC नामकरण के अंदर, वहाँ मिस्टेक हो जाएगी और नंबर कटने के चांस है। सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो सबसे पहले काम क्या होगा आपका कि सर्वाधिक लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसके अंदर त्रिबंध उपस्थित हो। ये अपने पास सीरीज है जी, देखिए ये श्रृंखला आ गई अपने पास। इस श्रृंखला का अपने चयन कर लिया जिसके अंदर क्या है, 2 त्रिबंध अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसको अंक देना है। अंक दिया तो अंक देने के टाइम आपको ध्यान रखना है, प्रतिस्थापित समूह में गौर नहीं रखने। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ बंद को कम नंबर मिलने चाहिए। इधर से काउंटिंग किया तो भी 1 नंबर पे बंद, इधर से काउंटिंग किया तो भी 1 नंबर पर बंद आ गया अपने पास। देखो किसी भी IUPAC नामकरण के अंदर अगर आप श्रृंखला का चयन करते हो, 2 या 2 से अधिक बंद और दोनों तरफ से एक ही नंबर पे आ रहे हो, दोनों तरफ से 1-1 पर आ रहा है, दोनों तरफ से 2-2 पे आ रहा है, तब आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतिस्थापित समूह रखना है। क्योंकि बंद दोनों तौर से 1 नंबर पे आ रहा है। अब प्रतिस्थापित समूह देखो, एक Cl है, एक Br है। इनमें से जो मुख्य प्रतिस्थापित समूह है वो कौन सा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। B पहले आता है, C पहले आता है, तो B पहले आएगा। तो ब्रोमो को आपको ध्यान में रखते हुए ब्रोमो को कम नंबर देने हैं, क्योंकि मुख्य प्रतिस्थापित समूह है वो कम नंबर मिलने चाहिए। अब देखो इस ओर से अंक दोगे तो 1 2 3 पर है, इधर से 2 तो 1 2 3 और 4 पर है, तो अंक अपने इस साइड से दिया 3 4 5 और 6। ठीक है जी। अब नाम लिखते टाइम आपको ध्यान है, बंद के अनुसार नंबर देते हैं, लेकिन नाम लिखोगे तो प्रतिस्थापित समूह का नाम सदैव पहले लिखा जाएगा। तो प्रतिस्थापित समूह का नाम पहले लिखोगे तो 3 नंबर पे अपने पास आ गया जी ब्रोमो, 3 पे आ गया अपने पास ब्रोमो आ गया, 4 पे आ गया अपने पास क्लोरो। ठीक है जी, पहले मुख्य प्रतिस्थापित समूह लिखा, उसके बाद 4 क्लोरो आ गया। अब देखो बंद कितने हैं, 2, तो पहले दोनों बंद की पोजीशन लिखो, ये 1 नंबर पे आ गया। उसके बाद बंद काउंट करो, आप कार्बन नहीं गणोगे, 1 बंद 1 नंबर पे, फिर 2 3 4 और 5वें नंबर पे 1,5 1,5 आ गया। अगर कोई भी प्रतिस्थापित समूह एक जैसे 2 हो या फिर बंद एक जैसे 2 हो तो आपको क्या लगाना है, उसके लिए डाई लगाना है। अगर 3 हो तो 3 के लिए क्या लगाना है, ट्राई लगाना है। तो 1,5 इसके लिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1,5 डाई आ जाएगा। ठीक है जी। अब 6 कार्बन का जो पूर्व लगन होता है वो हेक्स होता है, त्रिबंध के लिए आइन लगेगा तो हेक्साइन आ जाएगा नाम इसका। ये इसका एग्जांपल होते हैं मेनली। जैसे मान लीजिए एक सीरीज़ का अपने चयन करते हैं इस टाइप से। देखो ये कार्बन है, यहाँ CH2, यहाँ मेरे पास CH3 लगा रहा हूँ मैं, यहाँ C, यहाँ CH Cl और यहाँ अपने पास त्रिबंध CH आ गया। तो अब देखो, अब अपने पास मान लीजिए ये कार्बन श्रृंखला है। अब आपको सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें बंद उपस्थित हो। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला देखो, लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंटिंग कर देते हैं। तो ये भी श्रृंखला के अंदर है, कहीं भी ऐसा रूल नहीं होता कि आपको श्रृंखला सिर्फ सीधी लेनी है। इस सीरीज़ के अंदर अगर ये कार्बन ले सकते हो तो अगर आप इसे लीजिए तो ये पूरी सीरीज़ यहाँ तक काउंट होगी। अगर आपने इस श्रृंखला को इससे बाहर छोड़ दिया तो ये हम गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपको इसको अंक देना है, क्योंकि ये अगर कहीं CH3 बीच में लगा होता तब आप इसको नहीं ले सकते थे, क्योंकि आपको बंद लेना ज़रूरी है। अब अपने पास बंद भी श्रृंखला के अंदर आ गया और तो CH3 भी आप सीरीज़ के अंदर ले सकते हो। अब देखिए, अपने को नंबर देने होते हैं बंद के अनुसार, बंद को कम नंबर मिलने चाहिए। तो त्रिबंध को अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 नंबर पे है, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 नंबर पे है। तो इस साइड से काउंटिंग की तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर पे आ गया। ठीक है जी। लेकिन नाम लिखते टाइम आपको प्रतिस्थापित समूह है पहले लिखना है। तो 3 नंबर पे क्या आएगा अपने पास, क्लोरो आएगा। 3 नंबर पर क्लोरो आ गया। उसके बाद बंद की पोजीशन लिखनी है। एक तो 1 नंबर पे है, फिर अपने पास 2, 3 और 4 पे है 1 4 डाई। बंद की पोजीशन 2 त्रिबंध है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। अब देखिए, 6 कार्बन के लिए पूर्व लगन हेक्स होता है, एल्काइन श्रेणी के लिए आइन आता है। तो हेक्स प्लस आइन क्या बन गया,
हेक्साइन बन गया। ये IUPAC नामकरण होते हैं। तीनों के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में अपने किया था सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन एल्केन के अंदर। एल्कीन में सर्वाधिक लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन जिसमें द्विबंध आ रहा हो। एल्काइन में सर्वाधिक लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन जिसमें त्रिबंध आ रहा हो। एल्कीन, एल्काइन के अंदर द्विबंध और त्रिबंध श्रृंखला के बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं रहने चाहिए। इस बात की आपको विशेष गौर रखनी है। ठीक है जी। अब देखिए कई बार एग्जाम के अंदर क्या आता है कि नाम दिया होता है, नाम से आपको उसकी IUPAC स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो नाम से जो IUPAC स्ट्रक्चर बनती है वो बेसिकली किस टाइप से बनेगी, देखिए अपने पास मान लीजिए मैंने यही नाम दे दिया आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यही आपको मैंने नाम दे दिया कि 3-chloro-1,4-डाइहेक्साइन की IUPAC संरचना बनाइए। तो सबसे पहले चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, आपको नाम से अगर IUPAC उसकी स्ट्रक्चर बनानी हो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला प्रतिस्थापी समूह लगाकर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला देख लो, हेक्स है, हेक्स के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन। आप इस टाइप से 6 कार्बन लगा लो सीधे, कोई बिना हाइड्रोजन लगाए, 4, 5 और 6 कार्बन लग गए अपने पास। 6 कार्बन लगने के बाद देखो उसके बाद अपने पास आ रहा है 1,4-डाइहेक्साइन। अब अपने को नाम से उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। नाम से अगर आप उसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप किसी साइड से भी अंक दे सकते हो, किसी भी तरफ से आप इसको नंबर दे सकते हो। मान लीजिए मैंने नंबर यहाँ से दे दिए 3, 4, 5। ये काम कब करना है, जब आप नाम से उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो सबसे पहले कार्बन, जितने कार्बन दिख रहे हैं, हेक्सीन है तो भी 6 कार्बन आएंगे, हेक्सेन है तो भी 6 कार्बन आएंगे, हेक्साइन है तो भी 6 कार्बन आएंगे। कार्बन संख्या लगानी है, उसको अंक अपनी इच्छा अनुसार इधर से दीजिए चाहे इधर से। अब आप देखो 1,4-डाइहेक्साइन, आपको ये ध्यान रखना है आइन की आवाज़ है तो ये एल्काइन ग्रुप का है, अगर हेक्सीन होता तो एल्कीन का होता। तो 1 और 4 नंबर पे बंद लगाने हैं, पहला और चौथे नंबर पर 2 त्रिबंध लगे हैं। एक तो पहले नंबर पे ये त्रिबंध लग गया, दूसरा, तीसरा और एक ये चौथे नंबर पे त्रिबंध लग गया। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पे क्लोरो जोड़ दो, 3 नंबर कार्बन जहीं दिख रहा है वहाँ क्लोरो जोड़ दो। बाकी आपको वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है 4 तो हाइड्रोजन, इसके साथ 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 और 1 4 वैलेंसी पूरी होगी। 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 और 1 4 वैलेंसी पूरी होगी, इसके साथ 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो किसी भी आपको जब नाम से स्ट्रक्चर बनानी हो तो सबसे पहले आप कार्बन लिखोगे। एक एग्जांपल अपने और देखते हैं, मान लीजिए जैसे कोई भी एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके अंदर अपने किस टाइप से काम करेंगे। देखो कि मान लीजिए मैंने लिख दिया आपको 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 1,4, 1,4 डाइहेक्सीन। ठीक है जी, ये अपने पास नाम लिखा है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले देखो कार्बन, हाँ जी देखिए, अब जैसे ये नाम लिखा हुआ है इससे अपने इसकी स्ट्रक्चर बनानी है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1,4 डाइहेक्सीन। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले जो कार्बन नंबर है वो आप लिखिए। 6 कार्बन, हेक्स है तो इसमें 6 कार्बन आप लगा लीजिए, आपको वैलेंसी बाद में पूरी करनी है। 6 कार्बन हुए। इसके बाद इसकी बंद की पोजीशन देखो, आप इसको किसी भी साइड से नंबर दे दो। जब आप नाम से स्ट्रक्चर बना रहे हो तो किसी भी साइड से आप नंबर दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इस साइड से नंबर दिए। अब पहले और चौथे नंबर पे हेक्सीन, अगर ईन आता है तो ये एल्कीन श्रेणी का है। एल्कीन श्रेणी का है मतलब इसमें द्विबंध आएगा, एक तो पहले नंबर पर और एक चौथे नंबर पे। एक तो यहाँ द्विबंध आ गया आपके पास 2, 3 और एक ही चौथे नंबर पे द्विबंध आ गया। अब इसके प्रतिस्थापी समूह जोड़िए। जिस साइड से आपने अंक दिए वहाँ से 2 नंबर पे ब्रोमो जोड़ दीजिए। उस साइड से देते तो 2 नंबर पे ब्रोमो यहाँ आता। जिस साइड से अंक दिए वहाँ से 3 नंबर पे क्लोरो जोड़ दीजिए। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, संयोजकता पूरी करने के लिए आप हाइड्रोजन लगाते जाइए। इस कार्बन के साथ 2 बंद है तो 2 हाइड्रोजन पूरी हो जाएगी। इसके पास 4 पूरी हो गए, इसके पास 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन आ गया, इसके पास 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास
3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन और इसके पास 3 हाइड्रोजन। ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर से नाम लिखना। तो अपने जो नामकरण का टॉपिक किया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें तीनों में एक ही बेसिक आपको बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। एल्केन में सिर्फ सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, बाहर रहे प्रतिस्थापी समूह है, अंक उस ओर से दोगे जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिले। एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या विशेषता है? एल्कीन में आपको उस सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसमें द्विबंध आता हो, एल्काइन में उस सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसमें त्रिबंध आता हो। एल्कीन और एल्काइन में दोनों के अंदर आपको अंक देने होंगे बंध को, यानी बंध को कम नंबर मिले, लेकिन नाम लिखते टाइम वो प्रतिस्थापी समूह पहले लिखोगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। मुख्य प्रतिस्थापी समूह हमेशा पहले लिखा जाएगा। ये अपने पास नामकरण का कुछ टॉपिक था। आगे देखिए, इस IUPAC नामकरण के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर रूढ़ पत्ती और व्युत्पन्न पत्ती, यानी कंपाउंड के जो नामकरण थे, यौगिकों के नामकरण थे, वो 2 प्रकार की और पत्तियाँ काम करती थी। एक तो रूढ़ पत्ती होती थी, एक व्युत्पन्न पत्ती होती थी। रूढ़ पत्ती का जो नाम होता था वो उसके प्राकृतिक स्रोत, यानी जहाँ से उसको प्राप्त किया जाता था कंपाउंड को, उसके अनुसार ही नाम लिख दिया जाता था उसका। व्युत्पन्न पत्ती के अंदर उसमें जितने भी कंपाउंड, यानी जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स जुड़े होंगे उनको साथ इकट्ठा करके नाम लिखा जाता था। ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसमें से क्वेश्चन आता, लेकिन फिर भी अपने चैप्टर के एंड में जाते जाते इस चीज़ को अपने करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपने मेन टॉपिक है वो बहुलक है, पॉलीमर, वो अपने करने जा रहे हैं। बहुलक या पॉलीमर इस चैप्टर का एक मेन पार्ट है। सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन पता हो कि पॉलीमर या बहुलक क्या होगा। यानी ये कंपाउंड या एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, यानी 2 या 2 से अधिक मोनोमर या एकलक इकाइयाँ कह लो, उनसे मिलकर बनी संरचना या कंपाउंड क्या कहलाएगा? पॉलीमर। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखी जाएगी, 2 या 2 से अधिक एकलक इकाइयाँ। एकलक यानी मोनोमर यूनिट होगी, इकाइयों से मिलकर जो बनी संरचना है वो क्या कहलाती है? बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। ठीक है। और बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है, बहुलक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलीकरण कहलाती है। बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। अगर आपसे बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो सबसे पहले बहुलक की डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये बहुलीकरण बताओगे। इसके बाद देखो एकलक या मोनोमर क्या होगा। यानी ऐसी इकाइयाँ जिनसे बहुलक बनता है, ऐसी छोटी इकाइयाँ होती है जिनसे बहुलक का निर्माण होता है। क्या कहलाएगी? एकलक या मोनोमर कहलाती है। ये अपने पास इसकी डेफिनेशन थी, पॉलीमर यानी जिसको अपने बहुलक बोलते हैं, बहुलीकरण, और एकलक जिसको अपने मोनोमर बोलते हैं उस चीज़ की। अब देखो इनका फ्लो चार्ट होता है इस चैप्टर के अंदर, ये कितने टाइप के होंगे, कैसे होंगे, वो इनको अपने एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले इसके टाइप कैसे होते हैं। तो देखिए बहुलक होगा वो आगे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक, एक क्या होंगे? प्राकृतिक बहुलक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं संश्लेषित बहुलक। सेकंड होंगे संश्लेषित बहुलक, जिनको अपने कृत्रिम या मानव निर्मित बहुलक भी बोल सकते हैं। अब देखो प्राकृतिक बहुलक के अंदर जो इसका एक एग्जाम्पल आता है वो आता है प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल होगा
प्राकृतिक रबड़ एक ही प्रकार का बहुलक होता है, ये प्राकृतिक रबड़ होता है। संश्लेषित बहुलक के अंदर जो आगे टाइप आएंगे वो देखिए क्या होंगे। संश्लेषित बहुलक के अपने आगे टाइप करते हैं। इसमें पहला टाइप अपने लिख रहे हैं प्लास्टिक। जितना भी प्लास्टिक के उत्पाद बनते हैं वो एक बहुलक ही होते हैं। आप जो डेली यूज़ करते हैं ना, जैसे चेयर होगी, पीवीसी की पाइपें होगी, ठीक है, सब ये बहुलक के निर्माण से बनते हैं। पंखे हो गए, ठीक है, रबड़ के टायर हो गए, ट्यूब हुई, ठीक है, कुछ पाइपें हो गई, वो सब बहुलक से बनते हैं। प्लास्टिक के बाद आता है अपने पास ब्यूना रबड़। ठीक है, अब देखो, और तीसरा टाइप इसके अंदर और आएगा अपने पास, संश्लेषित बहुलक के अंदर जो पहला टाइप है वो प्लास्टिक है, दूसरा ब्यूना रबड़ आ गया। अब प्लास्टिक के जो आगे मैं टाइप बताने जा रहा हूँ 4, इसमें पहला टाइप आता है पॉलीथीन का, पहला टाइप होगा पॉलीथीन का। दूसरा टाइप इसका होता है पीवीसी, जो पीवीसी की पाइपें आती है वो पीवीसी का टाइप होगा। इसकी जो फुल फॉर्म, इसका जो पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो तीसरा टाइप होता है वो PAN यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसको आर्लोन भी बोलते हैं। इसका चौथा टाइप आता है पॉलीस्टाइरीन। चौथा टाइप आएगा इसका पॉलीस्टाइरीन। ब्यूना रबड़ है, ब्यूना रबड़ आगे 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा ब्यूना S और एक होते हैं ब्यूना M। इनके आगे रिएक्शन, ये बनते कैसे हैं या इनका यूज कहाँ होता है, वो अपने आगे टॉपिक में देखेंगे। फिर इसका जो संश्लेषित बहुलक का जो तीसरा टाइप आएगा वो होता है तीसरा टाइप संश्लेषित रेसे। संश्लेषित बहुलक का जो तीसरा टाइप है वो संश्लेषित रेसे, या जिनको अपने कृत्रिम रेसे कह सकते हैं। ये आगे 3 टाइप के होते हैं। एक नाइलॉन 66 होता है, 66 इसको बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर टेरिलिन होता है, टेरिलिन के वस्त्र बनते हैं बहुत सारे। इसका दूसरा नाम डेक्रोन भी इसको बोला जाता है। और चौथा इसके अंदर रेयोन आता है, जो महीन रेसे होते हैं, चमकदार फाइबर्स जो होंगे वो रेयोन के होते हैं। ये अपने इसके पास अपने टाइप थे। देखिए दोबारा देख लीजिए, बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे। प्राकृतिक बहुलक, इसका एग्जाम्पल है एक प्राकृतिक रबड़। संश्लेषित बहुलक होता है जो मानव निर्मित होते हैं, इनको अपने कृत्रिम बहुलक बोलते हैं। आगे 4 टाइप के होंगे, प्लास्टिक हुआ, ब्यूना रबड़ हुआ और संश्लेषित रेसे, 3 टाइप के। और प्लास्टिक आगे 4 टाइप के होंगे, पॉलीथीन, PVC, PAN यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, और चौथा होता है पॉलीस्टाइरीन आपके पास। ब्यूना रबड़ 2 प्रकार के होंगे, ब्यूना S और ब्यूना N। संश्लेषित रेसे आगे 3 प्रकार के होंगे, नाइलॉन 66, टेरिलिन जिसका दूसरा नाम डेक्रोन है, और रेयोन। इनकी सभी के आगे रिएक्शन, ये बनते कैसे हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है, वो इस टॉपिक के अंदर आएगा। तो आज का जो अपने पहले टॉपिक करने जा रहे हैं वो प्राकृतिक बहुलक यानी प्राकृतिक रबड़ का है, कि ये कैसे तैयार होते हैं या इसको कैसे बनाया जाता है। तो इस फ्लो चार्ट को आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। इसको 2-3 बार इसके टाइप देखिए, गौर से पढ़िए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है किसी भी टॉपिक की तो हमारे से पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक को क्लियर करके देंगे। कि आपको जहाँ भी कोई डाउट लग रहा है किसी भी वीडियो के अंदर तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो देखिए जी, अब अपने पास जो प्राकृतिक बहुलक है उसका अपने एक टाइप किया था प्राकृतिक रबड़। ये एक पादप होता है जिसको अपने रबड़ शीर से निकलता है। सफ़ेद रंग का द्रव होता है दूध के समान, जिसको अपने लेटेक्स बोलते हैं, उससे तैयार किया जाता है।
लेटेक्स से बनता है, क्योंकि ये पादप से बनता है, प्रकृति से बनता है, इसलिए ये प्राकृतिक बहुलक का प्रकार है। अब ये जो लेटेक्स होता है इसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर होती है, एक रासायनिक संरचना होती है जिसको अपने बोलते हैं आइसोप्रीन। छोटी छोटी इकाइयाँ होती है आइसोप्रीन, उन आइसोप्रीन इकाइयों को एक साथ किया जाता है और उससे प्राकृतिक रबड़ तैयार किया जाता है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। अगर इसका मैं आपसे आईयूपीएसी नाम पूछूं तो बंद या प्रतिस्थापी समूह के अनुसार जो मैंने आपको एल्कीन के अंदर बताए थे उसके अकॉर्डिंग इसका जो आईयूपीएसी नाम बन रहा है वो क्या बनेगा, 2 मेथिल 1,4 डाइब्यूटीन। देखो 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहले और चौथे नंबर पे द्विबंध है, ब्यूट 4 कार्बन है, जो कार्बन का पूर्व लगन है वो ब्यूट है, और द्विबंध आने के कारण जो इसका अनुलग्न लगता है वो इन यानी ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन बना। आइसोप्रीन एक एकलक इकाई है, कहाँ से बनती है, लेटेक्स के अंदर, यानी एक श्वेत रंग का द्रव होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ, यानी n लगा रहा हूँ यहाँ, नंबर ऑफ यूनिट, ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, उनके मिलने से क्या बनता है, आगे बहुलक बनता है। और इनको जोड़ना या इनको संयोजित करने की जो प्रक्रिया है वो बहुलीकरण कहलाती है। यानी 1 या 2 से अधिक जो एकलक इकाइयाँ होती है उनको मिलाकर बहुलक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है अपने पास, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण से क्या होगा, देखो कोई भी जब पॉलीमर या बहुलक बनता है तो एक बॉन्ड से या बंध से शुरू होता है। ये बंध क्या बताता है कि एक यहाँ यूनिट है जुड़ी हुई, ऐसी यूनिट यहाँ जुड़ी हुई, इनको जोड़ने का काम कर रहा है ये। बाकी आप इसकी केमिकल जो इसकी रासायनिक संरचना है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ऐसी कैसी रहेगी वहाँ पर। कैसे देखिए, यहाँ CH2, यहाँ CH, बंध की स्थिति बदल जाएगी लेकिन जो रासायनिक आपकी संरचना है, और एक बंध यहाँ पर आएगा, ये बंध क्या बताता है, दोनों साइड के बंध, ऐसी यूनिट यहाँ जुड़ी हुई है, ऐसी यूनिट यहाँ जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक मोनोमर इकाई है, एकलक इकाई है, 2 या 2 से अधिक एकलक इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती है। तो अब देखिए, आपको कार्बन की वैलेंसी 4 चाहिए, इस कार्बन के साथ 2 बंध है, 2 हाइड्रोजन, पूरी वैलेंसी है। इस कार्बन के साथ 2 बंध 1 हाइड्रोजन, 3 हुए, इसके साथ भी 3 बंध, 3 हुई, तो 4 बनने के लिए यहाँ पर एक अपने द्विबंध लगा देते हैं। बाकी सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पर देखो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये यूनिट आप यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, या अगर ये यूनिट यहाँ ना लगाओ तो यहाँ सिर्फ आप n लिख सकते हो। ये n क्या प्रदर्शित करेगा कि ये ऐसी इकाइयाँ 2 या 2 से अधिक यहाँ पर जुड़ी हुई है, जितनी इकाइयाँ यहाँ थी उतना ही n वहाँ पर जुड़ा होता है। ये कहलाता है प्राकृतिक रबड़। दोबारा सुन लीजिए बात, ये आइसोप्रीन एक मोनोमर या एकलक इकाई है जो लेटेक्स से प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ मिलाना बहुलीकरण कहलाता है, और इस बहुलीकरण से ये प्राकृतिक रबड़ बनता है। ये जो प्राकृतिक रबड़ बन के अपने पास तैयार हुआ, ये एक तो कम प्रत्यास्थ होगा, यानी इलास्टिक कम होगा, ये खींचा कम जाएगा, कम तन्यता वाला होगा। तन्य क्या होती है, तन्य वस्तु में वो होती है जैसे जिनको आप खींच कर अगर छोड़ दो तो वापस वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ये कम तन्यता वाला होगा। और ये यूज़फुल कम होगा, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो घिसेगा ज़्यादा। तो इसको उपयोगी बनाने के लिए इस प्राकृतिक रबड़ को जो आपके पास उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, इसको उपयोगी बनाने के लिए इसका किया जाता है वल्किनीकरण। इसका किया जाएगा आपके पास वल्किनीकरण। तो ये शब्द ये मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। वल्किनीकरण क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक तन्यता, अधिक प्रत्यास्थ और कम घिसने वाली जो बनाने की प्रक्रिया होगी वो वल्किनीकरण कहलाती है। वल्किनीकरण का मेथड क्या होगा, देखो जो आपके पास प्राकृतिक रबड़ प्राप्त हुआ उसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल का बेसिकली फॉर्मूला सभी को पता होगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, ये सॉल्यूशन तैयार होता है, विलयन बन जाता है। ये विलयन बनने के बाद इस पूरे विलयन के अंदर आप मिलाओगे सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर मिलाकर इसको किया जाता है गर्म। सल्फर मिलाकर गर्म करने से जो आपके पास रबड़ प्राप्त होगा वो अधिक तन्य होगा, कम घिसने वाला होगा, लंबे समय तक आपके लिए यूज़फुल होगा। ये प्राकृतिक बहुलक के अंदर एक एग्जाम्पल है आज के लिए, प्राकृतिक रबड़ जो रबड़ शेयर यानी लेटेक्स से बनता है। ये आइसोप्रीन लेटेक्स के अंदर एक एकलक इकाई है, ये इसका सूत्र होता है, ये इसका आईयूपीएसी नाम 2 मेथिल 1,4 डाइब्यूटीन।
इसका बहुलीकरण किया जाता है और बहुलीकरण से अपने पास ये प्राकृतिक रबड़ बनता है। ये प्राकृतिक रबड़ क्या होगा, कम प्रत्यास्थता वाला होगा, कम तन्यता वाला होगा और इसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने इसका क्या किया जाता है, वल्किनीकरण करते हैं। वल्किनीकरण का मेथड क्या होगा, इस प्राकृतिक रबड़ के अंदर एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है और एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद ये जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर मिलाकर इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर जो अपने पास रबड़ प्राप्त होगा वो अधिक तन्य होगा और अधिक लंबे समय तक चलने योग्य होगा। ये अपने किया था प्राकृतिक बहुलक। इसके बाद आता है संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक का एक टाइप आज अपने करेंगे, नेक्स्ट टाइप है जो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। तो संश्लेषित बहुलक है, उसमें जो पहला टाइप मैंने आपको लिखाया था प्लास्टिक, उस प्लास्टिक के अंदर मैंने आपको 4 टाइप लिखाए थे। 4 टाइप में जो पहला प्रकार आता है वो पहला प्रकार था पॉलीथीन, दूसरा प्रकार था पीवीसी, तीसरा था PAN जिसको हमने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और चौथा है पॉलीस्टाइरीन। तो दूसरा अपने टाइप करने जा रहे हैं कौन सा, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक के अंदर देखो अपने जो फर्स्ट नंबर पे किया था, फर्स्ट नंबर पे वहाँ लिखा था इसके अंदर वो थे प्लास्टिक, और प्लास्टिक के आगे 4 टाइप थे। आज सिर्फ अपने इसकी रिएक्शन करेंगे, इनके उपयोग आपको कल अलग से लिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर ऐसे आप इसका टाइप लिख लीजिए, यहाँ अभिक्रिया आ जाएगी, एक कॉपी में एक अलग से बॉक्स छोड़ दीजिएगा अलग वहाँ पर, जिस पे आप इसका उपयोग कर लिख सको। पॉलीथीन क्या होता है, देखो इसका नाम थीन यानी एथीन समूह का लग रहा है, ये नाम से पता चल जाएगा। तो एथीन इसमें एकलक इकाई होती है, 2 या 2 से अधिक एथीन मिलने से पॉलीथीन बनता है। जैसे CH2 ये एथीन है, नंबर ऑफ एथीन हो गया। एथीन का अगर Sc 2 या 2 से अधिक इकाइयों का बहुलीकरण कर दो यानी उन्हें मिला दो, तो बहुलक का आप हमेशा बंद से बहुलक शुरू करोगे। बंद क्या बताता है, S यूनिट यहाँ जुड़ी है, बिल्कुल सेम यूनिट यहाँ और आगे भी ऐसी यूनिट जुड़ी हुई है। तो यहाँ CH2 आ गया, यहाँ CH2 आ गया और एक बंद यहाँ आ गया। देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 बंद 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 और 1 2 बंद और 2 हाइड्रोजन। ये अपने पास बन गया पॉलीथीन। एथीन के बहुलीकरण से क्या बनती है, पॉलीथीन बनती है। फिर अपने किया था इसका दूसरा टाइप अपने देखा था PVC, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो क्लोराइड यानी Cl ग्रुप इसमें जुड़ा होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इनकी एथीन के समूह से शुरू होती है, CH2, यहाँ CH और यहाँ Cl, ये इसके पास क्लोराइड ग्रुप आता है। इसके भी नंबर ऑफ यूनिट है वो n ले लेते हैं अपने पास और इसका बहुलीकरण करते हैं। बहुलक के अंदर क्या होता है, बेसिकली द्विबंध होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ से इसको बंद से शुरू किया, यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ Cl। अब आप इसकी वैलेंसी चेक करोगे तो ये दोनों साइड बंद लगने से क्या हो गया, हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। और दूसरी बात क्या है कि ये जो दोनों साइड के बंद है ये दर्शाता है कि ऐसी ही यूनिट, ऐसी इकाई एक यहाँ जुड़ी हुई है, ऐसी इस साइड जुड़ी हुई है। ये PVC की डेफिनेशन ही है, ये कहलाता है आइसोविनाइल क्लोराइड, आइसोविनाइल क्लोराइड, और ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सभी एकलक इकाइयाँ होती है, मोनोमर इकाइयाँ होती है वो सारी आइसो होती है, बहुलक इकाइयाँ होती है वो सारी की सारी पॉली होती है। फिर अपने C पार्ट इसके अंदर किया था PAN, इसको अपने बोलते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या इसके अपना नाम जो देखा था दूसरा वो मैंने आपको बताया था आर्लोन। ठीक है जी, इसमें नाइट्राइल या इसको साइनाइड, इसके अंदर साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है। एथीन की इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिक के अंदर एक विशेषता है कि सारे के सारे एथीन की बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे, और साइनाइड इसमें मेन ग्रुप। इसका नाम होगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसके भी N मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, इसका भी बहुलीकरण होता है। बहुलीकरण से क्या बनेगा, देखो बंद से आपको शुरू करना है, यहाँ CH2, CH और यहाँ Cl, ये कहलाएगा आइसो एक्रिलोनाइट्राइल, वो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये इसके 3 टाइप हो गए। अब इसके बाद इसका चौथा टाइप देखिए। आज के लिए जो लास्ट इसके प्लास्टिक के अंदर जो टाइप है वो मैं
डी पार्ट है वो यहाँ लिख रहा हूँ। ये है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या है? एक प्रकार का बेंजीन का ग्रुप। आपको मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर इस चैप्टर के शुरू के अंदर बताई थी कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H6 होता है, लेकिन यहाँ H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन इस बंद के अंदर चला गया, हाइड्रोजन की कमी बंद पूर्ति कर रहा है। देखो N मॉलिक्यूल इसके लिए, इसका किया आपने बहुलीकरण, आपको इसका नाम ध्यान होना चाहिए, ये है आइसोस्टाइरीन। और जब इसके अंदर ऐसी 2 या 2 से अधिक आइसो इकाइयाँ मिलती है तो वो पोली यूनिट बन जाती है, जैसे CH2, यहाँ CH, यहाँ C6H5 और ये बनेगा अपने पास पॉलीस्टाइरीन। ठीक है जी। ये प्लास्टिक के जो 4 टाइप थे, पहला पॉलीथीन, दूसरा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और चौथा पॉलीस्टाइरीन। चारों की रिएक्शन है, चारों एथीन ग्रुप से जुड़े हो रहे हैं। क्लोराइड में Cl जुड़ गया, नाइट्राइल या इसको साइनाइड बोलते हैं जिसको अपने Cn से प्रदर्शित करते हैं। स्टाइरीन यानी एक बेंजीन ग्रुप होता है, C6H5 जुड़ गया और इन सभी एकलक इकाइयों का बहुलीकरण होता है, जिससे सभी बहुलक इकाइयाँ अपने पास प्राप्त होती है। इनके यूज जो उपयोग है वो अपने कल करेंगे। इससे पहले कि जो भी वीडियो आपको हमारे विद्यालय की तरफ से मिल रही है, जिस भी क्लास जिस भी सब्जेक्ट की, वो अपने साथियों तक पहुँचाइए और जो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं उन तक पहुंचाइए और इनके साथ कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में एक भी दिन अगर आप एक वीडियो को भी स्किप करते हो तो उसका नुकसान आपको आगे वाली वीडियो में होता है, वो चीज़ आपको समझ नहीं आती। और कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको बैक जाकर दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, और फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो किसी भी जो सब्जेक्ट टीचर हमारे जो वीडियो दे रहे हैं उनसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। सभी के मोबाइल नंबर आपको जो पेज दिया होगा, जो वीडियो शुरू होगी उसके ऊपर लिंक पर दिया होता है, उनसे आप कांटेक्ट करके कोई भी आपका जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे इस YouTube पेज के साथ हमेशा जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।